Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. I've been high. Lately I've been हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं मेरी ट्रैवल सीरीज़ वेयर इज़ एरी। बट आप सोच रहे होंगे कि मैं घर से क्यों वेयर इज़ एरी की शूटिंग कर रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मैं अभी क्रोएशिया घूम के आई हूँ और एक के बाद एक अब जितनी भी मैंने सिटीज़ कवर की हैं क्रोएशिया की, उनके व्लॉग्स मैं शेयर करूँगी। बट मैंने सोचा कि उससे पहले एक ऐसी भी वीडियो बनाऊँ इन्फॉर्मेटिव, जिससे अगर आप में से कोई क्रोएशिया घूमना चाहता है तो उसके पास 2-3 आइटनरी हो, उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर पाएँ। तो मेरा जितना भी ओवरऑल एक्सपीरियंस है और मैंने कौन सी आइटनरी फॉलो की थी अपने 1 वीक के ट्रिप पे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो बिना लैपटॉप के और बिना मेरे नोट्स के तो कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि क्रोएशिया के लिए 3 आइटनरीज़ बना दी हैं। तो पहली आइटनरी वो है जो मैंने खुद फॉलो की है, जो मैंने खुद से बनाई थी पूरा इंटरनेट पे रिसर्च करके। एंड सिंस मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी इजी था फ्लाई करना फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू ज़डार एयरपोर्ट, और वहाँ पे जाके जितनी भी नेबरिंग सिटीज़ मैंने अपनी आइटनरी में डाली थी अब मैं वो शेयर करूँगी। बाकी क्रोएशिया जाने के लिए बेस्ट मौसम उसका समर्स में है, बट जब धीरे धीरे थोड़ा विंटर स्टार्ट होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे सस्ती होने लगती हैं। आप इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ग्रीस वाली ट्रिप इसी हिसाब से की थी जब थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा था और वहाँ के होटल्स वगैरह सस्ते होने लगे थे और थोड़ा वो लेस क्राउडेड था, तो उसी टाइम मैं ग्रीस गई थी। बाकी क्रोएशिया के लिए 2 चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। पहली कि आप समर्स में प्रेफर कीजिए जाना अगर आप शौकीन हैं स्विमिंग के और जितनी भी वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है उसके। बाकी वहाँ पे सिर्फ पानी पानी ज़्यादा है, सिटीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब तो अलग चीज़ है, बट जो बीच के पास चल के और जो पानी का मज़ा होता है, जो ऐसे डे ट्रिप्स होती हैं जैसे 5 आइलैंड टूर हो गया, वो सब आपको सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आएगा जब आप वैसे मौसम में जा रहे हो, जब आप गर्मियों में जा रहे हो। तो सिंस गर्मियाँ आने वाली हैं आप अपनी ट्रिप क्रोएशिया के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे। जो बेस्ट 2 नेशनल पार्क है वो है प्लिट्विस नेशनल पार्क और दूसरा है करका नेशनल पार्क। तो दोनों में से अगर आप एक भी कर लेते हो तो वो आप सफिशेंट होगा, बट अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर लीजिए। मैंने अपनी ट्रिप पे अभी तक कोई नेशनल पार्क नहीं किया क्योंकि मैं एक ही बार क्रोएशिया गई हूँ, बट मैंने ऑलरेडी 3 आइटनरीज़ बना रखी हैं आगे फ्यूचर के लिए और मैं वही शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने क्रोएशिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। और अभी एक मिडल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, टॉप और बॉटम का बचा है। और बॉटम वाले की एक ख़ास बात ये है कि उसके साथ मैंने कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है जिसको आप डे ट्रिप में ही कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो पहला ऑप्शन है कि आप ज़डार पहुंचिए। 2 मेजर एयरपोर्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कॉमन है। एक हो गया ज़डार, दूसरा हो गया ज़ाग्रेब। अब ज़ाग्रेब नॉर्थ ऑफ क्रोएशिया में और ज़डार थोड़ा बीच में है। तो अगर आप ज़डार लैंड करते हैं, वहाँ से किसी दूसरी सिटी जाना चाहते हैं, ड्राइव करके जाते हैं, रेंट अ कार लेके जाते हैं तो वो ईज़ी पड़ेगा। बट मुझे अभी यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैंने सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। और बसेस की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्रोएशिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए। तो आप घर बैठे ही इन सारी चीज़ों की बुकिंग कर सकते हैं। जो वेबसाइट मैं यूज़ करती हूँ वो है ओमियो। वहाँ पे आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं किसी 2 शहर की, और वो बस से कैसे कनेक्टेड है, वो फ्लाइट से कैसे कनेक्टेड है, वो ट्रेन से कैसे कनेक्टेड है, वो तीनों ऑप्शन दिखा देता है। तो पहले आप जाइए ज़डार से नेक्स्ट सिटी जो आप कवर कर सकते हैं वो एक प्लिट्विस नेशनल पार्क है जो कि एक डे ट्रिप होती है। बट अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट की तरफ जा सकते हैं। तो जब ज़डार से आप स्प्लिट जाएंगे, स्प्लिट आप पूरा एक दिन घूमिए, देन वहाँ पे नेक्स्ट डे आप रखिए वहाँ से एक 5 आइलैंड ब्लू लगून का एक टूर है। तो इस टूर में क्या होता है, आपको 5 आइलैंड हॉपिंग की जाती है। आप
आपको 5 आइलैंड पे लेके जाया जाता है पूरे दिन में। एंड देन एक ब्लू लगून है जहाँ पे एक पूरा सब अलग ही तरह का पानी है, बिल्कुल कुछ अलग ही शेड है वो ब्लू के, और कई सारे शेड्स हैं, वो ग्रीन भी लगता है, वो ब्लू भी लगता है। तो वहाँ से मैंने ड्रोन भी उड़ाया था, मैं कुछ कुछ शॉट्स उसके अभी डाल दूँगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो कितना सुंदर है। और जो ब्लू लगून है वहाँ पे जो आइलैंड है वहाँ पे सिर्फ एक फैमिली रहती है। तो वो जो अंकल रहते हैं उन्होंने अपना बढ़िया सा एक गधा पाल रखा है, और जो है वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ वगैरह पाल रखी हैं। बाकी उनकी ही फैमिली, मतलब 2-3 लोग हैं फैमिली में, वो एक कैफ़े चला रही है। तो जितनी भी बोट्स होती हैं टूरिस्ट वाली वो सब वहाँ पार्कड होती हैं, लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, 1-2 घंटे का हॉल्ट होता है। और बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये जान के कि सिर्फ एक ही फैमिली रहती है इस आइलैंड पे। तो बट वो अंकल, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। बाकी एक ब्लू केव्स है जो कि मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था, बट वेदर बहुत ख़राब हो गया था, और वो ब्लू केव्स तभी ओपन रहता है जब वेदर सही रहता है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो कभी भी मना कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो डज़न्ट मैटर, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। गेट योर गाइड से ही मैंने ये ट्रिप बुक की थी, और ये सभी के लिए वैलिड थी। मतलब कि अगर कोई क्लूक से भी लेके आ रहा है, कोई वाइटोर से भी लेके आ रहा है टिकट ऑनलाइन, तो उनके लिए भी वही एप्लीकेबल था। अगर उस दिन मौसम ख़राब है तो वो ब्लू केव्स में नहीं जा सकते हैं, बट आप ज़रूर जाइएगा। अगर मे बी आप लकी हुए तो आपको जाने को मिलेगा। वो इंक्लूडेड है इसी ब्लू लगून वाले 5 आइलैंड हॉपिंग टूर पे। और वहाँ पे सारा आपको एक छोटी बोट पर ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस छोटी बोट को अंदर एक ब्लू केव में लेके जाया जाता है जो कि एक्चुअल में ब्लू दिखता है। वो बिल्कुल लाइट लगता है कि लाइट जल रही है ब्लू कलर की। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार तो नहीं जा पाई, बट मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। सो जिस दिन मैं आइलैंड टूर लिया था उस दिन कुछ आइलैंड्स कवर किए थे, और उसमें कई सारे फेमस आइलैंड हैं। तो इसके लिए मुझे अलग से जाना नहीं पड़ा उन जगह, जैसे त्रोगीर हो गया, हुआर हो गया, विज आइलैंड हो गया, और ब्लू लगून जैसे मैंने अभी आपको बताया वो था। तो ये काफ़ी अच्छा था, और बोट का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन था। और कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई थी उस बोट पे। मैं ऐसे बाल वाल खोल के गई थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो स्पीड बोट इतनी स्पीड में जाएगी कि मेरे बाल उलझ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए लर्निंग है कि जो स्पीड बोट होती है उस पर मुझे पूरे बाल वाल बांध के जाने हैं, क्योंकि अगर आप बाल खोल के जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैसी हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा आपको बिल्कुल उनको अनटाई करने के लिए। फिर जब आप स्प्लिट से ये एक दिन का डे टूर कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट सिटी जो वहाँ से जा सकते हैं वो है शिबेनिक। तो जो शिबेनिक जगह है वो भी बहुत ही एक प्यारी शांत सी सिटी है। वहाँ पे कई सारे कासल हैं, आप वो जाके कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 या 4 तो मुझे याद आ रहे हैं। देन नेक्स्ट जब मैं यहाँ से गई थी वो थी एक प्रिमोस्टन। प्रिमोस्टन भी एक आइलैंड था जिसको कनेक्ट कर दिया गया फिर एक शोर से, मतलब कि एक बड़े लैंड से। तो वो बिल्कुल, जब मैंने वहाँ पे ऐसे ड्रोन उड़ाया तो वो बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड उसका रास्ता था, और आगे ऐसे गोल सा बिल्कुल प्रॉपर आइलैंड था। वहाँ पे एक चर्च है, वो बहुत ही फेमस है, एक सिमेट्री भी है। तो बिल्कुल क्लाइंब करके, थोड़ा सा ज़्यादा हाइट तो नहीं थी बट क्लाइंब करके जाना था। और कई सारे मुझे वहाँ पे ऑलिव के पेड़ दिखे। तो मुझे पहले एक्चुअली पता नहीं था कि वो ऑलिव थे, बट मैंने ऐसे गूगल लेंस पे उसको चेक किया, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ऑलिव लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑलिव्स पड़े हुए थे ज़मीन में। और मैं इतनी शॉक थी कि यार इतने महंगे मिलते हैं ऑलिव्स, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई जंगली पेड़ होगा। बट जब मैंने उसको चेक किया तो एक्चुअल में पूरा वो जो एरिया था क्रोएशिया का, जैसे स्प्लिट हो गया, प्रिमोस्टन हो गया, वहाँ पे ऑलिव रिलेटेड सोप, ऑयल, ये सब बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आप सुवेनियर्स उससे रिलेटेड ख़रीद सकते हैं। और तेल भी सस्ता था, बट मैं कैरी करके, मुझे मेरी ट्रिप काफ़ी लंबी थी तो मैंने सोचा कि अवॉइड किया, इसको नहीं ख़रीदा। तो मेरे फर्स्ट टाइम वैसे मैंने देखा था। तो अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ पेड़ दिखे तो आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि वो ऑलिव है। देन प्रिमोस्टन से जो मैं नेक्स्ट सिटी गई वो थी रोगोज निशा। तो रोगोज निशा में वो इसलिए मैंने सेलेक्ट की थी क्योंकि वहाँ पे एक ड्रैगन आई है जिसके लिए वो सिटी फेमस है। ड्रैगन आई से मतलब कि वहाँ पे एक, आप कह सकते हैं, पॉन्ड है। उस पॉन्ड को, मतलब पॉन्ड भी नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है। तो एक लेक है, मिनी लेक। तो जब आप उसका टॉप व्यू देखते हो, आप एरियल व्यू देखते हो, तो लगता है कि वो किसी ड्रैगन की आँख है। और उसके अंदर जो है एक इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे पता नहीं कौन सी, बहुत साल पहले कोई गैस रिलीज़ हो गई थी, तो जितनी भी मछलियाँ थी उस लेक में वो बिल्कुल मर गई थी, तो ऊपर आ गई थी।
तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे स्टोरी लिखी हुई थी इसके बारे में, तो मैंने फिर इसको रिकॉर्ड किया है अपने व्लॉग में। तो मेरी आगे जो व्लॉग आने वाली है वो ज़रूर देखिएगा अगर आप रोगोज़निशा जाना चाहते हैं। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको बस लगेगा ऐसे कुछ खाई है और पानी है, बट एक्चुअल में जब उसका टॉप व्यू आप देखोगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर आँख लग रही है ड्रैगन की। तो आई थिंक खाली आधे घंटे की टैक्सी राइड थी फ्रॉम प्रिमोस्टन टू रोगोज़निशा, और बसेस भी चलती हैं, तो आप अगर सस्ते में जाना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं तो टैक्सी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बसेस के टाइम्स हैं और बस स्टॉप पे जाके आपको खड़ा होना रहेगा एंड देन आप वहाँ पे अपना बोर्ड कर सकते हैं। टिकट आप पहले ही मोबाइल में ऑनलाइन ले सकते हैं ओमियो से। सो प्रिमोस्टन और रोगोज़निशा, प्रिमोस्टन में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मुझे भीड़ दिख रही थी, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, ऐसे मसाज कॉर्नर थे बीच के पास, बट रोगोज़निशा में जैसे लग रहा था कि एक बस रिजॉर्ट है काफ़ी बड़ा सा, कुछ शॉप्स हैं और कुछ वहाँ पे एक दो ग्रोसरी स्टोर थे, बट वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो वो बहुत ही गाँव जैसा ही लग रहा था। सो पूरा ये कवर करने के बाद जब मैंने अपना स्टे ज़डार में किया था, स्प्लिट में किया था और शिबेनिक में किया था, तो जितनी भी सिटीज़ मैंने कवर की वो वहीं से मैं आसपास से आती जाती थी बस से। बट एंड में मुझे वापस फ़्लाइट लेने के लिए शिबेनिक से एक डायरेक्ट बस लेनी पड़ी ज़डार की, एंड देन ज़डार से फ़्लाइट लेके मैं वापस फ्रैंकफर्ट आ गई। तो ये सारी सिटीज़ हैं मेरी फ़र्स्ट आइटिनरी में जो कि मैंने खुद की है। बाकी सेकेंड आइटिनरी जो मैं प्लान कर रही हूँ वो है टॉप ऑफ क्रोएशिया की, तो इसके लिए मुझे ज़ाग्रेब उतरना पड़ेगा। तो मैं ज़डार भी उतर के वहाँ से बस लेके ज़ाग्रेब जा सकती हूँ, बट फ्रैंकफर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है तो मैं ज़ाग्रेब की फ़्लाइट लूँगी। ज़ाग्रेब के बाद मैं नेक्स्ट वहाँ से प्लिटविस साथ में कवर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे बस लेके आना पड़ेगा। एंड देन प्लिटविस नेशनल पार्क के साथ जो नेक्स्ट सिटी मैं कवर करना चाहती हूँ, जो अभी मेरे दिमाग में है, वो है रिजेका और पुला। तो ये दो बड़ी शहर हैं वहाँ के और काफ़ी फेमस हैं। कई बार जो लोग बार बार क्रोएशिया नहीं जाना चाहते हैं वो एक ही बार में सारा कवर कर लेते हैं, वो ज़डार चले जाते हैं, ज़ाग्रेब चले जाते हैं, पुला चले जाते हैं, या फिर वो ज़ाग्रेब जाते हैं, ज़ाग्रेब से ज़डार जाते हैं और ज़डार से डुब्रोवनिक जाते हैं, और इसी में कहीं से वो डे ट्रिप ले लेते हैं आइलैंड टूर की, जिसमें हवार, विज़ और ये सब कवर हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं। बट अगर आप बार बार जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 आइटिनरी तो है आराम से घूमने के लिए, एक हफ्ते में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए क्रोएशिया। थर्ड आइटिनरी जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो भी ज़डार से है। तो ये सिंस बॉटम ऑफ क्रोएशिया है और इसमें मैंने कुछ 2 नेबरिंग कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले ज़डार, ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट, अब फ्रैंकफर्ट हान से मैंने चेक किया फ़्लाइट्स जा रही हैं ज़डार और ज़ाग्रेब। पहले जब मैं गई थी तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही चली जा रही थी, बट अब 2 एयरपोर्ट हैं फ्रैंकफर्ट में आसपास और दूसरा जो ये हान एयरपोर्ट है ये काफ़ी दूर है। सो मैं वहाँ से प्लान कर रही हूँ ज़डार जाने का। ज़डार से मैं नेक्स्ट सिटी जो कवर करूँगी वो है डुब्रोवनिक, बस से जाऊँगी एंड डुब्रोवनिक कवर करने के बाद वहाँ पे एक दिन तो खुद ही से पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। सेकेंड डे मैंने सोचा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का टूर होता है वहाँ पे, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। हाँ, वैसे गेम ऑफ थ्रोन का एक टूर आपको शिबेनिक में भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ के भी किसी कासल में शूटिंग हुई है गेम ऑफ थ्रोन्स की। तो वो टूर तो मैंने नहीं किया, एक्चुअली मैंने देखी ही नहीं ये सीरीज़, तो मुझे इतना शौक भी नहीं था। बट जब मैं डुब्रोवनिक जाऊँगी तो देन मैं ये वाला टूर ज़रूर करूँगी। डुब्रोवनिक के बाद जो नेक्स्ट सिटी मैंने प्लान की है वो है कोरकुला। कोरकुला काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। वैसे तो सारी जितनी क्रोएशियन सिटीज़ हैं जो पानी के पास हैं वो काफ़ी बहुत सुंदर हैं, मतलब इतनी अच्छी फ़ोटोज़, इतनी अच्छी वीडियोज़ आती हैं कि बिल्कुल आपको लगता है कि आप किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो। देन जो 2 कंट्री मैं तब से मेंशन कर रही हूँ वो है मोंटीनीग्रो, जिसके लिए आपको एक दिन पूरा डे टूर लगेगा। तो आप डुब्रोवनिक से एक ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं, डे ट्रिप, या फिर आप जाके मोंटीनीग्रो में रुक भी सकते हैं। तो वो आपको सीधा लेके जाएंगे मोंटीनीग्रो बॉर्डर क्रॉस करके, वहाँ पे घुमा के वापस लेकर आ जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगा आपका डुब्रोवनिक में। वैसी जो दूसरी कंट्री है वो है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना को कवर करने में आपको अगर एक दिन ही लग रहा है तो क्यों ना करे कोई डुब्रोवनिक से जाके, क्योंकि अब वापस से तो कोई फ्लाई करके जाएगा नहीं, और
जितना मैंने रिसर्च की है उस हिसाब से मुझे लग रहा था 1 दिन में आप प्रॉपर घूम सकते हैं, सफिशिएंट चीज़ें देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको बहुत पसंद आती है तो उसके लिए आपको वापस वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ़ डेज़ अपने ज़्यादा रखने पड़ेंगे। सो ये था मेरी 3rd आइटिनरी में। सो क्रोएशिया एक बार देखने के बाद भी मतलब मेरा मन है कि मैं पूरा जाके एक्सप्लोर करूं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और अगर आप एक ही बार में पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुछ बड़ी सिटीज़ तो आपको ऑब्वियसली करनी है। आप प्लिटविस नेशनल पार्क कर लीजिए एंड देन छोटी सिटीज़ अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे क्या पसंद आया, तो जहाँ पे मैं गई थी मुझे प्रिमोस्टन बहुत अच्छा लगा और स्प्लिट काफ़ी पसंद आया। तो देन आप ये ज़ाग्रेब, ज़डार और डुब्रोवनिक एंड देन स्प्लिट ये कर सकते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्लान करना है क्रोएशिया के लिए। और बाकी बुकिंग्स मैं अगर होटल की करनी हो तो मैं booking.com पे करती हूँ, बट अगर आप एयरबीएनबी प्रेफर करते हैं तो एयरबीएनबी पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी कुछ अपार्टमेंट्स वाली लिस्टिंग booking.com पे भी होती है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने कुछ लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वो टिकट्स आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा। जैसे अगर प्लिटविस नेशनल पार्क हो गया तो उसका क्या कॉस्ट होगा, और ये जो 5 आइलैंड वाला जो मैंने ट्रिप की थी वो कितने की पड़ेगी, वो आप जाके देख सकते हैं। देन उस हिसाब से आप अपना बजट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बसेस का, कनेक्टिविटी वाला, ट्रेन और ये सब वाला तो एप्लीकेशन बता दिया है, जो कि ओमियो है। ओमियो पे ही बसेस मैंने सारी बुक की थी और बस आपको बस में वो QR कोड दिखाना था, जो टिकट चेकर था वो आके चेक करते हैं। और खाने पीने के लिए जब मैं बाहर रहती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सबसे पहले जो वहाँ की लोकल जो क्यूजीन है वो ट्राई करूँ। बाकी अगर किसी काफ़ी लंबे दिनों के लिए मैं जाती हूँ, जैसे 7-8 दिन हो गया, तो किसी एक दिन अगर मुझे इंडियन रेस्टोरेंट दिख जाता है तो मैं वहाँ पे खा लेती हूँ जाके। बट क्रोएशिया में मैंने बिल्कुल भी इंडियन खाना नहीं खाया। मैंने सर्च किया था और काफ़ी दूर कहीं दिखा रहा था, मेरे ख्याल से ज़ाग्रेब के पास या फिर कहाँ, बट ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी खाने पीने की। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। एक बेकरी है जिसकी चेन काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है बोबिस। तो बोबिस में एक पोटैटो रोल था और एक स्पिनच रोल था, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए वही प्रेफर करती थी। कॉफ़ी ले लिया और बोबिस के 1-2 ऐसे छोटे छोटे स्नैक्स ले लिए, तो वो काफ़ी सफिशिएंट रहता था। बाकी पास्ता और पिज़्ज़ा ये ऑप्शन तो आपको हर जगह मिलता है, और जो भी लोग वेजिटेरियन हैं उनको अगर टॉपिक्स नहीं मिलेगी तब भी उनके लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा ज़रूर रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और क्रोएशिया रिलेटेड और भी कहीं आपके पास क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।